यार तुम्हें मंटो का नहीं पता? मंटो यार मंटो। अगर मैं औरत के सीने का जिक्र करना चाहूंगा तो उसे औरत का सीना कहूंगा। मियाँ वो काजी मस्खरा तो चूतिया है, हमारा बाप साला बड़ा अच्छा आदमी। अगर आप इन अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब यह है कि जमाना ही नाकाबिले बर्दाश्त है। यार जल्दी निकलो, जाओ निकलो। तो अस्सलाम वालेकुम। चलें, वैसे ही काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया तो वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा, आज की वीडियो पिछले दिनों मैं अपने किसी दोस्त से बात कर रहा था और ये 2-3 दोस्तों से, कुछ लड़कियां कुछ लड़के। अच्छा, उनसे किसी बात के बीच में मैंने हवाला दिया मंटो का। तो कहते हैं भाई मंटो कौन है? एंड आई वाज लाइक, यार तुम्हें मंटो का नहीं पता? मंटो यार मंटो, सादत हसन मंटो। इस वक्त जो मैं यहाँ रख के बैठा हूँ ये दिखा दूँ पहले। मंटो और उसके मुतनाज़ अफसाने, ये हफीज़ गौर ने, यार एक तो बैकग्राउंड शो जो इतना ना, तो इसमें मंटो के मुख्तलिफ अफसाने हैं और ख़ास तौर पर वो अफसाने जिन पर मुकदमात चले। तो मंटो पर यार पाकिस्तान में भी और हिंदुस्तान में भी एक फ़िल्म बनाएगी और इंडियन फिल्म, उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने रोल किया था मंटो का। नो डाउट भाई, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग की है भाई, मतलब किरदार में ना जान डाल दी है उसने। तो उस मूवी के कुछ सीन बड़े मशहूर हुए थे यार, रिसेंटली सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मशहूर हुए। ख़ासकर मंटो की जो स्पीच जो वो अदालत में खड़े होकर करता है और उसकी कुछ लाइनें, जैसे कि मेरे अफसाने सिर्फ एक आईना है जिसमें समाज अपना चेहरा देख सके। अब किसी बुरी शक्ल वाले को आईने से ही शिकायत हो तो मैं क्या करूं? अगर आप मेरी कहानियां बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि माशरा ही नाकाबिले बर्दाश्त है। और एक और लाइन जो बहुत मशहूर हुई थी उस फिल्म के डायलॉग से कि नीम के पत्ते कड़वे सही मगर खून तो साफ करते हैं। तो ये जो मुख्तलिफ लाइन्स थी ये असल में मंटो के अपने बयानात से ली गई थी, जो उसने अपने अफसानों पे जो मुकदमे चलाए गए ना, उस पर मंटो ने जो अपना बयान दिया उसमें ये लाइन्स थी ज़्यादातर, जो वहाँ से उठाकर उन्होंने एक पूरी स्पीच बनाई और वो बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है। वैसे क्लिप पे यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। अब मंटो के अफसानों के बारे में, मंटो के टोटल 6 अफसाने थे जिन पर तनाज़ा बनाया गया, इशू क्रिएट किया गया। गालिबन उनमें से 5 जो अफसाने थे उन पर मुकदमात चले, छठे पर कोई मुकदमा नहीं चला लेकिन उस पर इशू बनाया गया। और 5 में से जो 4 मुकदमे थे ना, वो तो मंटो ने सही डंडा दे के लड़े। और 5वें मुकदमे के टाइम पर मंटो खुद इस हद तक तंग आ चुके थे कि उन्होंने कहा भाई मैं एक वाले जुर्म करता हूँ, जो सज़ा देनी है दो, मैं मुकदमे में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। खैर वो भी एक अलग कहानी है। अब मंटो के अफसानों पर जो ख़ास इशू बनाया गया कि मंटो के अफसाने फाहिश होते हैं, थोड़ी जिनसी, या मैं इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करूँगा तो यहाँ पे यूट्यूब वालों ने स्ट्राइक मारनी है सीधा मेरी वीडियो पे। ये भी अब यूट्यूब के अजीब शशके हैं भाई। वो भाभी देवर वाली वीडियो पड़ी रहेंगी, उनसे इन्हें कोई इशू नहीं है, लेकिन इस यहाँ मैंने 2-3 वर्ड्स ऐसे बोल दिए तो ठक करके आ जानी स्ट्राइक, योर वीडियो वायलेट्स अवर फलां 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 फलां। तो खैर, अब मंटो खुद अपने अफसानों के बारे में लिखते हैं कि जो समझते हैं कि नए अदब ने जिनसी मसाइल पैदा किए हैं गलती पर हैं, क्योंकि हकीकत ये है कि जिनसी मसाइल ने इस नए अदब को पैदा किया है। इस नए अदब को जिसमें आप कभी कभी अपना ही अक्स देखते हैं और झुंझला उठते हैं। हकीकत ख्वाह शक्कर में ही लपेट कर पेश की जाए उसकी कड़वाहट दूर नहीं होती। नीम के पत्ते कड़वे सही मगर खून तो साफ करते हैं। एतराज़ किया जाता है कि नए लिखने वालों ने औरत और मर्द के जिनसी ताल्लुकात को ही अपना मौजू बनाया। मैं सबकी तरफ से जवाब नहीं दूंगा, अपने मतलब इतना कहूँगा कि ये मौजू मुझे पसंद है। क्यों पसंद है? बस है। समझ लीजिए कि मुझ में परवर्जन है, और अगर आप अक्लमंद हैं, चीज़ों के वाक़िफ़ व वातिफ़ अच्छी तरह जांच सकते हैं तो समझ लेंगे कि यह बीमारी मुझे क्यों लगी। ज़माने के जिस दौर से हम इस वक्त गुज़र रहे हैं, अगर आप उससे नावाकिफ़ हैं तो मेरे अफसाने पढ़िए। अगर आप इन अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब यह है कि ज़माना ही नाकाबिले बर्दाश्त है। मुझ में जो बुराइयां हैं वो इस हैत की बुराइयां हैं। मैं हंगामा पसंद नहीं हूँ,
میں لوگوں کے خیالات اور جذبات میں ہیجان پیدا کرنا نہیں چاہتا. میں تہذیب اور تمدن اور سوسائٹی کی کیا ڈیش اتاروں گا جو ہے ہی ننگی. میں اسے کپڑے پہنانے کی کوشش بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ میرا کام نہیں، درزیوں کا کام ہے. لوگ مجھے سیاہ قلم کہتے ہیں، لیکن میں تختہ سیاہ پر کالے چاک سے نہیں لکھتا. سفید چاک استعمال کرتا ہوں کہ تختہ سیاہ کی سیاہی اور زیادہ نمایاں ہو جائے. یہ میرا خاص انداز ہے، میرا خاص طرز ہے، جسے فحش نگاری، ترقی پسندی اور خدا معلوم کیا کیا کچھ کہا جاتا ہے. اسی طرح ایک اور جگہ منٹو خود اپنی تحریر میں لکھتے ہیں کہ میری تحریریں آپ کو بڑی کڑوی کسیلی لگتی، مگر اب تک جو مٹھاس آپ کو پیش کی جا رہی ہے اس سے انسانیت کو کیا فائدہ ہوا. اسی طرح منٹو کا افسانہ دھواں، اس پر جو مقدمہ چلا اور اس میں منٹو نے جو اپنا بیان قلم بند کیا، اس میں منٹو لکھتے ہیں کہ خدا جانے استغاثہ اس افسانے کو فحش کیوں کہتا ہے جس میں فحاشی کا شائبہ تک موجود نہیں. اگر میں عورت کے سینے کا ذکر کرنا چاہوں گا تو اسے عورت کا سینہ کہوں گا. عورت کی چھاتیوں کو آپ مونگ پھلی، میز یا اس طرح نہیں کہہ سکتے. یوں تو بعض حضرات کے نزدیک عورت کا وجود ہی فحش ہے، مگر اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کو بکری کا ایک معصوم بچہ ہی معصیت کی طرف لے جاتا ہے. دنیا میں ایسے اشخاص بھی موجود ہیں جو مقدس کتابوں سے شہوانی لذت حاصل کر لیتے ہیں، اور ایسے انسان بھی آپ کو مل جائیں گے لوہے کی مشین جن کے جسم میں شہوت کی حرارت پیدا کر دیتی ہے. مگر لوہے کی ان مشینوں کا، جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں، کوئی قصور نہیں. اسی طرح نہ بکری کے معصوم بچے کا اور نہ مقدس کتابوں کا. ایک مریض جسم، ایک بیمار ذہنی ایسا غلط اثر لے سکتا ہے. جو لوگ روحانی، ذہنی اور جسمانی لحاظ سے تندرست ہیں، اصل میں انہی کے لیے شاعر شعر کہتا ہے، افسانہ نگار افسانہ لکھتا ہے اور مصور تصویر بناتا ہے. میرے افسانے تندرست اور صحت مند لوگوں کے لیے ہیں، اور ان انسانوں کے لیے جو عورت کے سینے کو عورت کا سینہ ہی سمجھتے ہیں اور اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھتے، جو عورت اور مرد کے رشتے کو استجاب کی نظر سے نہیں دیکھتے، جو کسی ادب پارے کو ایک ہی دفعہ نگل نہیں چاہتے. اور اگر مقدموں کی بات کی جائے تو جو سب سے بڑا مقدمہ چلا نا، وہ غالباً چلا تھا منٹو کے افسانے ٹھنڈا گوشت پر، جو کہ ایک شاہکار افسانہ ہے. اور ٹھنڈا گوشت، یہ جو کتاب میرے پاس ہے، اس میں جو افسانہ ہے نا وہ تقریباً 7 صفحات کا ہے غالباً، اور اس پر جو چلنے والے مقدمات ہیں ان کی ڈیٹیل تقریباً 50 صفحات کی. تو اس کی ڈیٹیل میں مجھے بڑے مزے کی چیزیں کچھ ملی. اب اس مقدمے میں خاص طور پر ایشیا سنگھ کے کریکٹر پر کافی سوال اٹھائے گئے کہ اس کی جو لینگویج ہے وہ بڑی گندی ہے، وہ گالیاں بک رہا ہے، اور کچھ جملے جو آپ نے لکھے ہیں وہ بڑے قابل اعتراض ہیں. اس کے بارے میں منٹو نے کہا نا کہ استغاثے کے فاضل وکیل نے خاص طور پر اس بات پر زور دیا ہے کہ ایشیا سنگھ کے مکالموں میں گالیاں استعمال کی گئی ہیں. میں یہاں گالی کی نفسیات پر بحث نہیں کروں گا، مگر یہ کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ وہ الفاظ جو استغاثے کے وکیل کے نزدیک گالی ہیں، اصل میں گالی نہیں. میں یہاں گالی کی 1-2 مثالیں پیش کرتا ہوں. اردو کے مشہور شاعر مرزا شہاب الدین خان صاحب کے نام رکے میں لکھتے ہیں، یہ شعر جو تم نے بھیجے ہیں خدا جانے کس بلد و زنا نے داخل کر دیے. مرزا شہاب الدین کے نام ایک اور خط میں ارشاد ہوتا ہے کہ میاں وہ قاضی مسخرہ تو چوتیا ہے. گالی کے یہ نمونے تو ہو گئے، لیکن اگر کوئی شخص گفتگو کے دوران یہ کہے کہ میں بھی عجب چوتیا ہوں، آپ یہاں ہیں اور میں آپ کو لاہور ڈھونڈتا پھرا، تو ظاہر ہے لفظ چوتیا گالی نہیں. سالہ ہمارے یہاں بہت بڑی گالی تصور کی جاتی ہے، لیکن بمبئی میں لفظ سالہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. عام گفتگو میں آپ کو وہاں کئی فقرے سننے میں آئیں گے. ہمارا باپ سالہ بڑا اچھا آدمی تھا، سالہ ہم سے مسٹیک ہو گیا، سالہ کیسی بات کرتا ہے. ماں بہن کی گالی یو پی اور پنجاب میں گفتگو میں عام استعمال ہوتی ہے اور کسی کے کان کھڑے نہیں ہوتے. خاص گالی اکثر لوگوں کا تکیہ کلام بن جاتی ہے. ایشیا سنگھ بھی چند گالیوں کو تکیہ کلام کے طور پر ہی استعمال کرتا ہے، اس لیے استغاثے کے فاضل وکیل کا اس نقطے پر زور دینا بالکل بیکار ہے. اور اس کے علاوہ یہ اہم بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ ایشیا سنگھ جیسے اجڑ اور گنوار آدمی سے شائستہ کلامی کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے. اس کے منہ میں اگر مصنف نے مہذب اور شائستہ الفاظ ڈالنے ہوتے تو افسانے میں حقیقت نگاری کا خاتمہ ہو جاتا، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ افسانہ ایک نہایت ہی بھونڈی شکل اختیار کر لیتا اور آرٹ کی سطح سے بہت ہی نیچے خرافات کے کھڈ میں جا گرتا. اب یہ بات جس نے مجھے سب سے زیادہ ہٹ کیا، سوال یہ ہے کہ جو چیز جیسی ہے اسے منون کیوں نہ پیش کیا جائے، ٹاٹ کو اطلس کیوں بنایا جائے، غلاظت کے ڈھیر کو اودو عنبر کے انبار میں کیوں تبدیل کیا جائے. حقیقت سے انحراف کیا ہمیں بہتر انسان بننے میں معاون ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. پھر ایشیا سنگھ کے کردار اور اس کی گفتار پر اعتراض کیا معنی رکھتا ہے؟
ऐशर सिंह कुंदा ज़हन सही, अफसाने का मौजू घनावना सही, लेकिन क्या इसको पढ़ने के बाद हमें इंसानियत की वो रमक दिखाई नहीं देती जो ऐशर सिंह के स्याह कलम में खुद उसका मकरू फेल पैदा करता है। ये एक सेहतमंद चीज़ है कि अफसाने का मुसन्नफ़ इंसानों और इंसानियत से मायूस नहीं हुआ। अगर मुसन्नफ़ ने ऐशर सिंह के दिलो दिमाग पर नफसियाती रद्दमल पैदा न किया होता तो यकीनन ठंडा गोश्त एक नहायत ही मुहम्मल चीज़ होती। और आखिर में मंटो कहते हैं कि मुझे आखिर में ये कहने की इजाज़त दी जाए कि मुझे इंतहाई अफसोस है कि इस्तगासे की तरफ से मेरी तसनीफ़ ठंडा गोश्त पर कोई अदबी तनकीद नहीं हुई। अगर ऐसा होता तो मुझे दिल्ली मुसरत होती। अफसाने में अगर कोई फ़नी कमज़ोरी रह गई थी, बयान में अगर कोई सकम था, इंशा में अगर कोई खामी थी तो मुझे इसका इल्म हो जाता और मैं कुछ हासिल करता। लेकिन मैं यहाँ मुल्ज़िमों के कटहरे में खड़ा हूँ और एक नहायत ही घनौने इल्ज़ाम का मुँह देख रहा हूँ कि मैंने अपनी तसनीफ़ के ज़रिए लोगों के शहवानी जज्बात उभारे हैं। इसके ख़िलाफ़ मेरे दिल से एहतजाज के सिवा और क्या चीज़ निकल सकती है। हैरत है कि ठंडा गोश्त पढ़कर कारी का जहन खौफ और नफ़रत में मलफूफ होने के बजाय शहवत में मुलव्वस कैसे हो सकता है। और ये भी हैरत है कि ऐशर सिंह को जो होलनाक सज़ा मिली वो पढ़ने वाले के दिलो दिमाग में शहवानी जज्बात कैसे बेदार कर सकती है। बयान तो काफ़ी लंबा था, लेकिन उसमें से कुछ बातें जो मुझे लगा कि काफ़ी ज़बरदस्त हैं पॉइंट आउट की जा सकती हैं। अब ये सारी वीडियो बनाने का मकसद क्या था? एक तो ये कि कुछ लोगों को मंटो से मुतारफ़ कराया जा सके, जो कि वैसे अजीब बात है। मुझे हैरत हुई कि यार मंटो को लोग नहीं जानते, और जो लोग जानते भी हैं उन्होंने मोस्टली आवाम ने मंटो को पढ़ा नहीं है। आपने मंटो के बारे में सुना है तो वही सोशल मीडिया पर जो पोस्ट आपने पढ़ ली, 2-4 कोर्स उसकी किसी अफसाने की कोई 2-4 लाइनें आपने पढ़ ली, तो मंटो को डिटेल में किसी ने पढ़ा नहीं है, बहुत कम लोगों ने। तो एक तो ये कि इससे थोड़ा सा आपके अंदर मे बी तजस्सुस पैदा हो, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी आए आपके अंदर, और आप जाके देखें भी आखिर वो क्या अफसाना था जिसके बारे में बात हो रही थी ये सब। तो अगर ऐसा करें तो अच्छा है। दूसरा ये कि मेरा प्लान था कि मैं शुरू करूँ इस तरह की वीडियोस जिसमें मैं अफसाने या कहानियाँ या मज़ामीन पढ़ के सुनाऊँ आपको वीडियो के फॉर्म में। जैसे अब ये एक वीडियो थी, इसमें तो थोड़ी सी मैं डिस्कशन भी साथ करना चाहता था, या फिर सिर्फ अफसाना हो तो ऑडियो रिकॉर्ड करके साथ में अपलोड कर दूँ। तो उस बारे में भी अपनी राय दें, मुझे ज़रूर बताएं आप लोग देखना चाहेंगे या नहीं, क्योंकि मेरा दिल है मैं रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि चैनल थोड़ा सा लिटरेचर से रिलेटेड ही है, पोइट्री वगैरह से रिलेटेड, तो लिटरेचर में फिर ये चीज़ें भी आती हैं। तो बस आई थिंक यही था। बाकी ये मंटो के में ये असल में जो मंटो की ये बात थी ना कि जो चीज़ जैसी है मनो मनो से वैसा क्यों ना पेश किया जाए, ये बात पिछले दिनों मेरे माइंड में बार बार आ रही थी। तो वजह ये कि कुछ ऐसे वाक़यात हुए, कुछ बातें हुई जिनकी वजह से मेरे ज़हन में बार बार ये बात आ रही थी। तो मैं थोड़ी कुछ बातें वो भी डिस्कस करना चाहता था, और कुछ मैं थोड़ा मंटो को ला के बात करना चाहता था। जैसे माशरे में यार सबको पता है क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ होता है, लेकिन मसला तब होता है जब कोई बंदा उस बात को खोल के सामने लाए। पता सबको है भाई माशरे में क्या कुछ हो रहा है, लेकिन जब वो बात पर डिस्कशन शुरू हो तो भाई तब सब उससे घबराते हैं। वही बात मंटो के अफसानों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक फ़िल्म थी पाकिस्तान की जो रिलीज़ होनी थी जिसका नाम था ज़िंदगी तमाशा। उसका ट्रेलर जाके देखिएगा यूट्यूब पर, लेकिन उस पर कुछ मौलवी हज़रात ने फड्डा डाल दिया कि नहीं जी ये फ़िल्म नहीं रिलीज़ होनी चाहिए। जब किसी अच्छे टॉपिक पे कोई बात की जाती है, कि ज़बरदस्त किस्म के टॉपिक पे कोई चीज़ बनाई जाती है, तो तब फिर लोग फड्डे डाल देते हैं भाई। खैर यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।